स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो चैप्टर हैं वो क्लास 10 यानी कि एनसीईआरटी की जो मैथ्स है उसका चैप्टर नंबर 12 यानी 12वां चैप्टर है। यानी इस पर वृत्तों से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल है वो सारे दे रहे हैं। तो एक एक करके हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं। ये जो है वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र होगा। केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को जो है यहाँ पर क्या बोलेंगे, त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर हो जाएगा हमारे पास त्रिज्या। उसके बाद त्रिज्या को अगर डबल कर दे यानी पूरा लाइन को अगर मिला दे परिधि से परिधि तक, तो ये पूरी जो लाइन है वो बन जाएगी हमारे पास व्यास। और व्यास को जो है हम डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, और त्रिज्या को स्मॉल आर से। और अब बात करें तो इस वाले भाग को हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो वृत्त के अंदर सबसे पहले आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई क्या है 22/7 और आर क्या है इस वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि तो हम 2 और आर का मतलब होता है व्यास। 2 आर किसको बोलते हैं, व्यास को, यानी त्रिज्या का डबल। 2 आर यानी त्रिज्या को 2 से गुणा, और त्रिज्या को 2 से गुणा मतलब त्रिज्या का क्या हो गया डबल। तो त्रिज्या का डबल को क्या लिख सकते हैं, व्यास। तो पाई इंटू व्यास। वृत्त की परिधि का एक और सूत्र क्या हो जाएगा, पाई को किससे गुणा करना है, व्यास से। तो ये हो जाएगी वृत्त की परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि दो ये जो है वृत्त के फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद आता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त के अंदर क्या होगा, यानी कि आधा वृत्त। अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त के अंदर सबसे पहले इस प्रकार से जो है अर्धवृत्त को बनाया जाता है। यहाँ पर जो है अर्धवृत्त का केंद्र हो जाएगा, यहाँ पर अर्धवृत्त का केंद्र, और ये हो जाएगी त्रिज्या, और इस साइड भी ये हो जाएगी त्रिज्या। अब इस अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो इसका आधा यानी पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। और अर्धवृत्त की परिधि, अब परिधि में चेंज आएगा। परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर थी, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, ये जो भाग है वो तो आ जाएगा पाई आर, क्योंकि पूरे वृत्त का क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो इस आधे वृत्त का क्या हो जाएगा पाई आर। उसके बाद पाई आर में एक ये आर और एक ये आर दोनों जोड़ना है, यानी कि पाई आर प्लस आर प्लस आर। तो कहने का मतलब पाई आर प्लस 2 आर, या फिर इसको इसमें भी आर आ रहा है इसमें भी आर आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम, आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ये 2 आर जो है 2 आर यानी कि क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना यानी व्यास, तो पाई आर प्लस डी भी लिख सकते हो। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो पाई आर प्लस डी, या फिर पाई आर प्लस 2 आर, या तो पाई आर प्लस 2 आर लिखो या पाई आर प्लस डी। अगर व्यास है तो पाई आर प्लस डी, और अगर त्रिज्या है तो पाई आर प्लस 2 आर। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं वृत्त का जो एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त के बारे में, सकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल क्या होंगे और सकेंद्रीय वृत्त होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो सकेंद्रीय वृत्त की अगर हम बात करें तो सकेंद्रीय वृत्त यानी एक ऐसा वृत्त जिनके केंद्र क्या हो, समान हो। एक ये वृत्त हो गया और एक ये बाहर का वृत्त हो गया, यानी कि ये दो वृत्त ऐसे हैं जिनका केंद्र जो है समान है, तो उन वृत्त को बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। अब सकेंद्रीय वृत्त का जो है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो इसके अंदर देखें तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी r1, यानी बाहर के वृत्त की त्रिज्या r1, और अंदर के वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी r2। बड़े वृत्त की त्रिज्या r1, छोटे वृत्त की त्रिज्या r2। तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या है, दो त्रिज्याएं हैं, तो क्या हो जाएगी पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर,
यानी कि बड़े वर्ग की जो त्रिज्या है उसके स्क्वायर में से छोटे वर्ग की त्रिज्या का स्क्वायर घटाना है। तो ये हो जाएगा सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि वृत्तों के और कौन कौन से भाग के क्षेत्रफल के सूत्र इस चैप्टर में आते हैं। तो उसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हो गया और केंद्र से दो त्रिज्याएं हमने इस प्रकार से खींच ली हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगी त्रिज्याएं, और इस वाले भाग को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड क्या होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड के अंदर क्या क्या भाग आते हैं, देखो ये वाला जो भाग है वो त्रिज्यखंड होगा। यहाँ पर त्रिज्यखंड एक कोण बनाएगा जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब त्रिज्यखंड भी दो भाग हो गए। ये जो छोटा वाला भाग है इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु यानी छोटा त्रिज्यखंड। उसके बाद ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड यानी बड़ा वाला त्रिज्यखंड। तो ऐसे त्रिज्यखंड के दो भाग हो जाएंगे। फिर उसके बाद अब ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और इस त्रिज्यखंड के अंदर ये आ रहा है चाप की लंबाई, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। ये जो है चाप की लंबाई, जिसको हम उसको कैपिटल R L से लिखते हैं चाप की लंबाई। तो इसके अंदर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड एक थीटा कोण बना रहा है यहाँ पर। तो थीटा बटावा कुल कोण कितना होता है, वृत्त के केंद्र पर 360 और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो ये जो सूत्र है वो हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी त्रिज्यखंड बन रहा है थीटा कोण पर, थीटा और बटाव में टोटल कोण कितना होता है इसके ऊपर 360, तो थीटा बटावा 360 और इंटू वर्ग का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, थीटा बटावा 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये किस वाले का है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो क्या कैसे निकालोगे, तो दीर्घ के लिए आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है माइनस कर लोगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे किसमें से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में। तो कौन सा वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद एक इसके अंदर आता है चाप की लंबाई। ये जो लाइन है परिधि का एक हिस्सा जिसको हम बोलते हैं इस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र कैसे होगा और कैसे इसको हम बना सकते हैं। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है, तो अब ये त्रिज्यखंड जो है थीटा कोण पर बन रहा है, तो थीटा बटावा 360 और आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होगी, परिधि होती है 2 पाई r। अब 2 पाई r में से हमको इतना सा हिस्सा निकालना है, यानी कि ये वाला हिस्सा हमको निकालना है जो कितना कोण बना रहा है थीटा कोण। तो थीटा और कुल कोण 360 डिग्री का और उसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई r। 2 से 360 कट जाएंगे 180 बाहर में, तो इसका सूत्र बन जाएगा पाई r थीटा बटावा 180। तो ये हो जाएगी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। इसके बाद त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो ये भी होता है 1/2 L इंटू r। ये भी इसका एक क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसके अंदर क्या होता है कि L जो है चाप की लंबाई और r जो है त्रिज्या। चाप की लंबाई और त्रिज्या का गुणा करके उसका आधा करेंगे तो भी हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के दो सूत्र हैं, थीटा बटाव 360 इंटू पाई r स्क्वायर, और जब चाप की लंबाई दे रखी हो तो 1/2 इंटू L इंटू r हो जाएगा। और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा, पाई r थीटा बटावा 180। तो इस प्रकार से हम जो है त्रिज्यखंड से संबंधित क्षेत्रफल के सूत्र निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं वर्तखंड के बारे में। वर्तखंड के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वर्तखंड के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले वर्तखंड होता क्या है। तो वर्तखंड बात करें तो जैसे ये एक वर्त बना लेते हैं, इस वर्त के अंदर ये इसका केंद्र हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड को अगर आप इस प्रकार से मिला दें तो ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। इस भाग को हम बोलेंगे वृत्तखंड। अभी कौन सा वर्तखंड है, तो छोटा वाला भाग है तो लघु वर्तखंड होगा, और उसके बाद जो शेष भाग जो बच रहा है पूरा वो हो जाएगा हमारे पास
दीर्घ वर्तखंड। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर जो है थीटा कोण बनेगा और ये हो जाएगी हमारे पास त्रिज्या r। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, यानी कि ये जो पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? थीटा बटा 360 इंटू पाई r स्क्वायर। ये था हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। इसमें से हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा कोण पर त्रिभुज बन रहा है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 r स्क्वायर और साइन थीटा, और r क्या है हमारे पास? त्रिज्या। तो ये हो जाएगा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमको अगर मान लो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे किसको? लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल को। लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये जो है हमने वृत्तों से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल के क्वेश्चन जो है क्लास 10 की जो मैथ्स की एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 12 में जो दे रखे हैं वो सारे सूत्र हमने इस वीडियो में देखे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।